मैं रेनू मैम। तो आज हम कक्षा 7 का पाठ 7 करेंगे। ग्रामर में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद जानेंगे। अभी तक बेटा हम रीडर कर रहे थे। रीडर में हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपके S7 में 1 से लेकर 10 चैप्टर ही आएंगे। तो अब करते हैं हम ग्रामर, और ग्रामर में आज का चैप्टर है हमारा संज्ञा। तो चैप्टर है बेटा हमारा संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या है? सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा है कि संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कि किसी का भी नाम है वो किस में आएगा? आपका संज्ञा में आता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान, भाव आदि का जो भाव बोध कराते हैं शब्द, वो कहलाते हैं संज्ञा। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या इस विशेष स्थान का बोध हो। व्यक्तिवाचक है इसलिए किसी क्या हो गया? किसी विशेष के लिए हो गया वो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है कि जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम हो गया, राजन, शर्मिला, रहमान, जॉनसन। विशेष व्यक्ति यानी हर व्यक्ति जिसका भी नाम है, विशेष है। विशेष आपकी वस्तु हो गई, जैसे महाभारत, गीता, ताजमहल, गंगा, ये क्या हो गई? विशेष वस्तु। विशेष स्थान कोलकाता, मुंबई, जापान, चीन। विशेष स्थान ये नहीं है कि ये जो शब्द दे रखे हैं सिर्फ यही है। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम व्यक्तिवाचक में आएगा। किसी भी वस्तु विशेष का नाम है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। किसी भी स्थान विशेष का जो नाम है वो विशेष किस में आएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। कि किसी भी विशेष के लिए, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए जो स्थान पर जो बोध होने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। अब यहाँ पर शाहजहां है वो व्यक्ति का नाम है विशेष, दिल्ली है स्थान का नाम है, और लाल किला है ये भी स्थान का नाम है। तो ये क्या हो गए? आपके व्यक्तिवाचक हो गए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर तुलसीदास भी है जो व्यक्तिवाचक हो गया, और रामचरितमानस है ये वस्तु विशेष है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। तो महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष में आ गए और भारत क्या हो गया? स्थान विशेष में आ गया। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग की सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं और सभी स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जातिवाचक में क्या हो गया कि जब शब्द किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों की, कोई भी जाति है, चाहे मनुष्य जाति है, कि जैसे जानवरों में कोई शेर हो गया, चीता हो गया, तो वो क्या हो गया? पूरी जाति का नाम होता है वो। वर्ग के सभी प्राणियों का, सभी वस्तुओं का, सभी स्थानों का बोध कराते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे है गाय। अब गाय एक तो नहीं है, बहुत सारी गाय, यानी पूरी जाति वर्ग के लिए गाय का प्रयोग। आदमी है, आदमी पूरा वर्ग है, उसके अंदर अलग अलग तरह के आदमी। अगर हम इन्हीं के नाम लेके बोलते हैं तो वो कैसे हो गई? व्यक्ति। अब जैसे गाय है, अगर हम कामधेनु गाय कहेंगे तो वो किसी एक विशेष गाय के लिए बोल रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी, वरना जातिवाचक। शहर में बहुत सारे शहर आते हैं इसलिए जातिवाचक। पुस्तक है, पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं इसलिए ये क्या हो गई? आपकी जातिवाचक संज्ञा। वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? खेतों में गाय चल रही हैं, खेत जाति विशेष के और गाय भी। दुकान पर खिलौने बिक रहे हैं, दुकान और खिलौने। कमरे में मेज कुर्सियां रखी है, कमरा है जो जातिवाचक का, मेज कुर्सियां भी जातिवाचक का। मैं आम, केला, तरबूज खाता हूं, ये भी क्या हो गए? आपके जातिवाचक के भेद हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि किसी के भी भाव का, गुण का, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि ईमानदारी है, मिठास, बुढ़ापा, चढ़ाई, शीतलता आदि। वाक्य में प्रयोग है बुढ़ापा कष्ट देता है, बुढ़ापा भाववाचक हो गया। आम में मिठास है भाववाचक, पेड़ों में की छाया में शीतलता है भाववाचक। ईमानदारी एक गुण है,
और ऊंचाई, ये सभी क्या है, भाववाचक है। भाववाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कि जो भाववाचक संज्ञा है उनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनमें भाव है। आगे है आपका व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कि कभी कभी हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसको भाववाचक जातिवाचक में भी प्रयोग करते हैं। जैसे जयचंदों से देश को बचाओ। अब यहाँ पर जयचंद है वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन यहाँ जाति के लिए प्रयोग हो गया है जयचंदों से देश को बचाओ। तो यहाँ पर सभी जो बुरे उन लोगों के लिए जयचंदों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक परिवार में विभीषण मिल जाते हैं। अब विभीषण किसी विशेष व्यक्ति का नाम विभीषण नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर परिवार में विभीषण मिल जाते हैं। यहाँ पर एक के लिए नहीं, अनेक विभीषण जैसे स्वभाव वाले लोगों की यहाँ पर बात हुई है, इसलिए जातिवाचक में हो गया। आज भी हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब यहाँ पर जो हरिश्चंद्र जो शब्द है वो उनके लिए नहीं बल्कि उनके गुण के कारण है इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए जातिवाचक में आ जाते हैं। कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कि जहां पर उनका विशेष गुण होता है उस गुण के चक्कर में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में भी प्रयोग होता है। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पंडित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए बोला है हमने, जवाहरलाल नेहरू के लिए। नेताजी, तो नेताजी भी जातिवाचक में है, लेकिन यहाँ पर नेताजी और किसके लिए बोला है, तो व्यक्ति विशेष के लिए। पुरी की रथ यात्रा बड़ी भव्य होती है, यहाँ पर पुरी क्या है, विशेष है। तो कुछ जातिवाचक शब्द हैं वो रूढ़ हो जाते हैं और वे किसी व्यक्ति को निर्देशित करने के लिए लगते हैं। आगे है भाववाचक का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे बुराइयों से दूर रहो, आजकल दूरियां बढ़ रही हैं। अब है संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। वैसे तो जो संज्ञा है उसके तीन ही मुख्य भेद हैं। ये दोनों भेद हैं कि द्रव्यवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, पीतल, दूध, गेहूं आदि। और समुदायवाचक होती है जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे झुंड, टोली, दल, मंडली आदि। और वैसे ये दोनों ही जो भेद हैं, दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है आपका भाववाचक संज्ञा बनाना। कि भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित शब्दों से बनाई जा सकती है। कि भाववाचक संज्ञा है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो सर्वनाम के द्वारा बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से, अवयव से और जातिवाचक संज्ञा से। कि जो भाववाचक संज्ञा हैं वो हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से बना सकते हैं। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर मनुष्य से बनाया है मनुष्यता, स्त्री से बना स्त्रीत्व, देव से बना है देवत्व, पंडित से पांडित्य। इसी प्रकार से सर्वनाम से अपना से अपनापन, अहम से अहंकार, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, ये विशेषण से बनाया हमने। क्रिया से पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, कसना से कसावट, अवयव से निकटता, देर से देरी। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। अब आपके प्रश्न उत्तर में है, पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देख के बताइए। और दूसरा है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है आपका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, गरिमा, दिल्ली आदि। दूसरा प्रश्न था हमारा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, उदाहरण दो उदाहरण लिखने हैं। तो संज्ञा के दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखोगे कि संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये अब सभी के उदाहरण है कि व्यक्तिवाचक के राम, गंगा, जातिवाचक के आदमी, शेर, भाववाचक के बचपन, बुढ़ापा। और इसके साथ साथ में आप इसकी जो इनके भेद है वो भी लिखोगे, परिभाषाएं भी लिख लोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा की और भाववाचक संज्ञा की। अब है आपका नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। युवक का बना यौवन, पढ़ना का बना पढ़ाई, देव का देवत्व, मीठा का मिठास, कुमार का कौमार्य, चलना का चाल, व्यक्ति का व्यक्तित्व, आलसी का आलस्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा, संज्ञा जो शब्द है उसके नीचे रेखा खींचनी और उसके सामने उसका भेद लिखना है।
तो इस हरियाली को निहारो, इसमें हरियाली क्या है आपका संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। मुबारक बेगम अब नहीं रही, यहाँ पर बेगम क्या है, आपकी संज्ञा है और व्यक्ति वाचक संज्ञा। नगर में कोई काम नहीं हुआ, नगर है जातिवाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। सोना द्रव्यवाचक, इसका टोली आ गया आपका समुदायवाचक। इनकी जगह आप यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा भी लिख सकते हो। अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा जो लास्ट एक्सरसाइज है कि नीचे को संज्ञा शब्द दिए जा रहे हैं, उचित शीर्षक के नीचे लिखो। यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द दे रखे और यहाँ पर आपको 5 भेद लिख रखे हैं संज्ञा के। आपको जो इसका भेद है उसके नीचे लिखना है। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ, मुंबई है वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। प्रसन्नता किस में आएगा, भाववाचक में। समूह किस में आएगा, समुदायवाचक में। पिताजी किस में आएंगे, जातिवाचक में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको खुद से नोटबुक में करनी है और बाकी काम आपको नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू। Good morning 7th class student. Yesterday class we have completed exercise 13.1 and question 1, 2, 3 of exercise 13.2. So today let's continue the exercise 13.2. So question number 4, complete the following table. इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। टेबल में गिवन है हमें शेप, एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। शेप में हमारे पास फर्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर की शेप हमें गिवन है, इसका हमें एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो स्क्वायर क्या होती है, 4 साइडेड फिगर है हमारे पास, तो हमें उसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो हमें इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय साइड। तो स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड्स होती है, 360 डिवाइडेड बाय 4 द एंगल इज 90 डिग्री। तो किस एंगल पे वो रोटेट करेगा, 90 डिग्री एंगल पे वो रोटेट करेगा। अब हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा। उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये होगा कि स्क्वायर में कितनी साइड्स है हमारे पास, 4 साइड्स है, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा इसका हमारा 4 हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, लेंथ लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होती है, मींस कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। तो अब देखो उसमें 2 साइड इक्वल होती है और 2 एक दूसरे के इक्वल होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन 2 हो जाएगा। यानी कि 360 डिवाइडेड बाय में 2 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगी इसकी 180 डिग्री। और ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कितनी है 4 साइड्स है। देन हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है हमारे पास कि स्क्वायर की तरह होता है, ईच साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। तो अब इसमें भी क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री पे हम इसको मूव करेंगे और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इसका 2 आ जाएगा हमारे पास। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल है, तीनों साइड हमारी आपस में इक्वल होती है, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 120 डिग्री और ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। आई होप आपको ये समझ आ गया है कैसे फाइंड आउट किया हमने एंगल ऑफ रोटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने रेक्टेंगल का किया था। रेक्टेंगल में हमने एंगल ऑफ रोटेशन देखा था 180 डिग्री, तो उसका ऑर्डर आएगा 2। बाय मिस्टेक उसमें 4 राइट किया गया था, उसका ऑर्डर हमारा 2 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो पैरेललोग्राम की हमारी शेप इस टाइप से होती है कि रेक्टेंगल का ही होता है कि 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है उसमें। तो अब इसमें हमें देखना है जो पैरेललोग्राम है इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री पे हम इसको मूव करेंगे, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका हमारे लिए। तो पैरेललोग्राम है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री आ गया और ऑर्डर आ गया हमारे पास 2 आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल का ऑर्डर क्या होगा, हमें ऑर्डर देखना। अब देखो सर्कल है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कोई साइड नहीं है, ये तो कर्व है हमारा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा इसका। सर्कल के लिए होगा हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ फॉलोइंग।
फर्स्ट पार्ट हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया था, रोटेशनल सिमेट्री कैसे रोटेट करेगा वो। सेकंड पार्ट है हमारा रेक्टेंगल। अब हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसमें 4 साइडेड है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्री और ऑर्डर क्या आएगा 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो अब देखो इसको 180 डिग्री पे हमें मूव करना है, तो अब मैं इसको 180 डिग्री पे ऐसे टर्न करती हूँ तो ये हमारे पास शेप इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी, जो ए है वो नीचे आ जाएगा, बी सी और डी। ये हमारा हो गया है, हमारा 180 डिग्री पे मूव किया हमने, इसको टर्न कर दिया 180 डिग्री पे। तो इस तरह से हमारा ये टर्न हो जाएगा 180 डिग्री पे। देन हम इसको 360 पे कंप्लीट करते हैं। 360 पे जब इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से तो हमारे पास नेमिंग आ जाएगी ए बी सी डी, सेम पोजीशन आ जाएगी इसकी 360 डिग्री पे जब हम इसको कंप्लीट मूव कराएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री और ऑर्डर क्या है 2। तो हमने उस ऑर्डर को 2 मतलब मीन्स की जो ऑर्डर है उसको हमने ड्रॉ किया है। फर्स्टली हमने मूव किया है इसको 180 डिग्री पे, देन हमने इसको मूव किया है 360 डिग्री पे। नेक्स्ट पार्ट पेंटागन। पेंटागन हमारे पास है तो इसका हमें पहले देखना होगा, 5 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर है। तो अब इसका हमें ये देखना है कि इसमें 5 साइड है तो इसका ऑर्डर तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो हमारा 5 हो जाएगा। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो देखना है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो वो आएगा हमारे पास 72 डिग्री। 72 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सो इसमें 5 टर्न होंगे हमारे पास, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हमारी, इस तरह से होती है, 1 2 3 एंड 5 और ये हो जाएगी इस तरह से। तो 5 हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें हमारे पास ऑर्डर है इसका 5 और एंगल ऑफ रोटेशन है 72 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, 72 डिग्री पे हर बार इसको मूव करेंगे, 5 टाइम मूव करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। नाउ चैप्टर नंबर 14, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स का मतलब है इसमें 3D शेप्स। जो हमारी 3D शेप्स होती है वो कौन सी होती है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इस तरह से हमारी 3D शेप्स होती है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब क्या होता है, अब देखो क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, दिस इज क्यूब, नंबर ऑफ एजेस। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इस क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितनी है। नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लेते हैं हम इसमें। नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जितने भी लाइन सेगमेंट है, वन वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वही हमारी क्या होती है, एज होती है। तो मैंने काउंट किया, वो टोटल कितनी हमारे पास 12 एजेस है। देन हमारे पास आता है नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो हमारे कॉर्नर है जहां पे 2 और 3 लाइन सेगमेंट्स आके मीट करते हैं। ये हमारा एक कॉर्नर है, यहाँ भी ये हमारा वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये सब क्या हमारे वर्टेक्स है। तो हमें इन्हें बताना है कि इस क्यूब में कितने वर्टिसेस है टोटल। तो अब हम इनको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 8 इन अ क्यूब। एंड द नेक्स्ट इज फेसेस, हाउ मेनी फेसेस इन इट। अब इसमें कितने फेसेस है। अब देखो फेसेस क्या, एक तो फ्रंट फेस हो गया इसका, फ्रंट, और इसके पीछे ये बैक फेस, यानी कि फर्स्ट, और ये पीछे का बैक वाला सेकेंड, साइड वाला थर्ड, और ये सर 5, अपर फेस 5, लोअर फेस 6। तो टोटल फेसेस कितने हो गए इसमें 6। जिस तरह से हमने क्यूब में किया है सेम हमारा क्यूबॉइड में होता है। बस क्यूब होता है हमारा कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस होता है। बट उसमें नंबर ऑफ एजेस 12 भी होंगी, वर्टिसेस 8 होंगे और फेसेस 6 होंगे। क्यूब और क्यूबॉइड का जो ये तीनों चीजें वो हमारी सेम होती है।
नाउ सिलेंडर, अब जो सिलेंडर है वो हम एक पेपर से भी बना सकते हैं। सपोज मेरे पास ये बुक है, अगर मैं इसके पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ, फोल्ड करती हूँ तो क्या है, शेप बनेगी सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तो देखो यहाँ एक सरफेस है और एक इधर एक फेस है हमारा, बीच में क्या है हमारा कर्व पार्ट आ गया है, ये हमारा कर्व पार्ट है। तो एजेस कितनी होगी 1 और 2 एज आएगी, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो हम इसमें राइट करेंगे नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है, जहां पे कोई भी 2 एज आके मीट करे 2 या 3, तो यहाँ पे तो कोई भी एज एक दूसरे से मीट नहीं कर रही है, इसमें तो कोई एज एक दूसरे से मिल नहीं रही, बीच में हमारा कर्व पार्ट आ गया, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे नील, इसमें कोई वर्टिसेस नहीं है। अब इसमें आता है नंबर ऑफ फेसेस, अब इसके फेसेस हमें काउंट करने कितने हैं। अब देखो एक हमारा फेस ये हो गया 1 और ये कर्व पार्ट 2 और देन 3, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे इसमें 3 हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की शेप्स करेंगे, कोन, स्फीयर, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Good morning 7th class, this is Vinita ma'am, your science teacher. Student, you know that in our previous video I have told you about the chapter 17, that it is the new chapter that we have started, and about this chapter we have discussed its importance, that the chapter name is Forest, our lifeline, and we have already discussed its introduction. Now in this video I will tell you about the importance of forest, what are the layers, and 1 or 2 3 topics that we will discuss in this video. So let's start our topic today. Student, we have already discussed its importance, that we have already discussed its introduction. Now in this video I will tell you about the importance, that what are the importance of forest, why the forests are so important for our life, and why we can say that they are the lifeline for us. They produce large amount of oxygen and absorb large amount of carbon dioxide, thereby helping to regulate the gases in the earth's atmosphere. The first importance is that, you know student, the forest includes a large variety and large number of trees, and you know the trees help in the production of oxygen, because आपको पता है student, they perform the photosynthesis process, and while doing so they produce a large amount of oxygen. वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन essential ingredient for doing the process of photosynthesis, that is their requirement. Through that photosynthesis they prepare their food, and you know student, through producing oxygen and absorbing carbon dioxide, they are going to maintain, or they are helping in regulation of the gases in the atmosphere. क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, वो गैसेस ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड उनकी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, एंड इस तरीके से ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंट में. द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन. फॉरेस्ट क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं एंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. कैसे स्टूडेंट, क्या होता है देखिए, फॉरेस्ट जो हैं उन्हें ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रीन होते हैं इसलिए, एंड द सेकंड थिंग लंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वाटर एयर को प्योरीफाई करते हैं. एयर को प्योरीफाई करते हैं तो दैट एयर वी ब्रीथ इन, उसी एयर को हम ब्रीथ करते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रीन लंग्स फॉर द इन्वायरमेंट. एंड किस तरीके से वो प्योरीफाई करते हैं एयर को, एयर को प्योरीफाई करने के लिए वो स्टूडेंट क्या होता है उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, एंड इस तरीके से एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं. बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट, जब पोल्यूशन रिलीज़ होता है, पोल्यूशन का मतलब क्या है, पोल्यूशन कैसे बनता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट कि पोल्यूशन जो है वो स्मोक से बनता है. मीन्स कोई भी ऐसा अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स जो जा कर के हमारे एयर में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है. तो एयर पोल्यूशन में सपोज दैट हम अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मोक रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स, तो व्हीकल से निकलने वाला स्मोक उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर गैसेस, ये सारी गैसेस मिक्सअप होती हैं उसमें. सो दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, तो उस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो लाइक दैट इन दिस वे दे प्योरीफाई द एयर. द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट.
and help rainfall. क्लाइमेट को क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं एंड रेनफॉल में हेल्प करते हैं, बिकॉज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है दैट इज़ टेकन बाय द प्लांट्स. तो ये प्लांट्स की वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है. एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारा जो आप कह सकते हो वेपर दैट गेट कलेक्टेड इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में जाकर कलेक्ट हो जाता है एंड दे फॉर्म द क्लाउड, और क्लाउड फॉर्म करते हैं एंड थ्रू दैट व्हेन द क्लाउड गेट हैवियर दे कूल्स डाउन, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप्स. सो इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे रेनफॉल को भी कंट्रोल करते हैं, मीन्स रेनफॉल में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन में वर्क करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, द फॉरेस्ट prevent soil erosion because of roots of plant bind the soil and prevent it from the being removed by water or wind. क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट वो सॉइल इरोजन को बाइंड करते हैं. कैसे? बिकॉज उनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप तक जाती हैं एंड सॉइल को बाइंड करती है, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर लेती हैं. लाइक जिस तरीके से हमारी फिंगर्स हम कोई चीज़ ग्रैब करते हैं तो उस तरीके से रूट्स ऑफ द प्लांट दे ग्रैब ऑल द सॉइल एंड बाइंड इट टुगेदर. थ्रू दिस दे प्रिवेंट द सॉइल बीइंग रिमूव्ड बाय वाटर. तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, वाटर और विंड के थ्रू कोई भी चीज़ जो रिमूव हो रही होती है, मीन्स जो हमारा सॉइल बहकर जा रही है या उड़कर जा रही है, उसको वो बाइंड अप कर लेती हैं. सो इन दिस वे दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट हेल्प टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एज प्लांट्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड थस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर बाय द सॉइल. दिस हेल्प टू रेज द वाटर टेबल. क्या होता है स्टूडेंट, फॉरेस्ट जो है वो रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को. किस तरीके से, जब बारिश होती है, व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट स्लोली गो इनसाइड द ग्राउंड. वो धीरे धीरे से क्या करती है, प्लांट के रूट्स की जड़ों के होते हुए और वहाँ से जो क्रैक्स वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे नीचे तक जाती है, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं हेल्प करते हैं वाटर टेबल को रेज करने की, मीन्स वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए. बिकॉज आपको पता है किस वजह से, प्लांट्स की वजह से ही तो बारिश होती है. सो इन दिस वे दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द वाटर टेबल ऑल्सो. द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. स्टूडेंट ये क्या करते हैं, एक बहुत ही वाइड वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हैबिटेट मीन्स जगह, घर, रहने के लिए होम प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे आपको पता है प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट ये सारे कहाँ रहते हैं जा करके, हमारे फॉरेस्ट में. क्योंकि इनको जो ह्यूमन बींग्स होता है वो तो रहने देता नहीं है कोई. आप अपने घर में लायन को जगह दे सकते हो रहने के लिए? नो, यू कांट डू दिस, बिकॉज आपको पता है कि वो वाइल्ड एनिमल्स है, दे आर नॉट द पेट एनिमल्स. वो पेट नहीं है, हम उन्हें पाल नहीं सकते. तो इन दिस वे ये हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है. द फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल, वुड, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, बीडी लीफ, कैटेचू जिसे हम कत्था बोलते हैं, हनी बी, मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट. ये जितनी भी चीज़ें आपको इसमें मेंशन की दिखाई दे रही हैं, ऑल वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. बिकॉज आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ के प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं. तो फॉरेस्ट में प्लांट्स रहते हैं, जिससे ऑल दिस वी गेट फ्रॉम द प्लांट. तो जितनी भी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, हनी है, हनी बी, वैक्स, ये जो मोम वगैरह है ये भी हमें किससे मिलता है, हनी बी से. तो ये भी हनी बी कहाँ रहती है, कोई आपके मेरे घर में तो रहती नहीं है. इट्स नॉर्मली कॉमन सेंस की बात है, वो ऑब्वियस सी बात है, जंगलों में ही पाते. आप देखते हैं उसका बहुत बड़ा सा हनी कॉम वगैरह बना होते हैं ना. ओके, तो ये सारी चीज़ें, ऑल दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स लीव इन द फॉरेस्ट. मीन्स प्लांट्स की बात करें, लीव मतलब वहीं पे रहते हैं, ग्रो अप करते हैं. And through these plant and animal we get lots and lots of things. So in this way we can say that the forests are very important for our human beings. And next is ये एक fact दिया हुआ है स्टूडेंट, silviculture is the branch of forestry dealing with the development and care of the forest. Silviculture जैसे horticulture, agriculture word होता है. So in this way the silviculture is an also a word that is related to the फॉरेस्ट्री डीलिंग, मीन्स जंगल से रिलेटेड डेवलपमेंट, उसकी केयर करना, फॉरेस्ट की केयर करना, देखभाल करना, उसका डेवलपमेंट करना, किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, उसको किस तरीके से हम अच्छा सराउंडिंग्स दे सकते हैं, एनिमल्स वहाँ पे रह सकते हैं. बिकॉज स्टूडेंट क्या होता है, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. एनिमल्स क्या करते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, तो उनकी जो
वेस्ट होता है वो एज अ मैन्योर का भी काम करती है। तो इस तरीके से दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पर्सन इसके बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज कंटेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द today's work, that in this work you have to do a long question, that is the long question. First in this you have to mention the different layers of the soil, layers of the forest. So these are the layers of the forest. There are 3 layers: canopy, understory layer, forest layer. तो canopy में क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसमें ईगल, ऑरेंगुटान्स, चुकन्स, ये सारे एनिमल्स जो है वहाँ रहते हैं। अंडरस्टोरी उसके जस्ट नीचे वाली लेयर होती है। थ्रू इन you have to write this answer in your fair notebook, and you have to also draw this diagram into your fair notebook where you are going to write the long question first. So that's all for today. Goodbye. Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class, we have completed our 3rd chapter, the Delhi Sultanate, and today we start our 4th chapter of history, the Mughal Empire. Okay, our focusing point are Mughal Emperor, Mughal administration, decline of the Mughals. Now we continue our class with the topic Babur. Babur 1526 to 1530 CE. Jalaluddin Muhammad Babur laid the foundation of the Mughal Empire in India in 1526 CE. कि जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर का पूरा नाम है, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की भारत के अंदर 1526 ईस्वी में। He was a descendant of Taimur from his father's side of Genghis Khan from his maternal side. और वो एक डिसेंडेंट थे तैमूर के अपने पिता की साइड से। ठीक है, इनके पिता जो तैमूर के डिसेंडेंट थे, वंशज थे, और जो इनके मैटरनल साइड, मतलब कि इनकी जहाँ पे शादी हुई थी उधर चंगेज खान की साइड से। ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना, ए सेंट्रल एशियन प्रिंसिपलिटी एट द एज ऑफ 12। और ये राजा बने फरगना के, जो सेंट्रल एशिया में था, 12 साल की उम्र में। इवन दो ही हैड राइटफुली सक्सीडेड हिज father, the nobles and his uncles never stopped trying to overthrow him. वो अपने जो मतलब कि पिता, जो उनके पिता थे, वो जो अपने रईसों, उनके राज्य में जो रईस थे और जो उनके चाचा थे, कजन्स थे, उनके पिता के कजन्स थे, उनसे जो हमेशा ट्राई कर मतलब कि लड़ाई जो उनकी चलती रहती थी, उसमें उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली थी। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 CE। उन्होंने काबुल के ऊपर कैप्चर कर लिया था, अधिकार कर लिया था 1504 ईस्वी में। ही हैड ऑलरेडी कॉन्क्वर्ड समरखंड बट ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। और उन्होंने जो समरखंड है उसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था, बट वो एबल नहीं रहे उसको कंट्रोल करने के लिए। Like many other Central Asian invader, Babur had been attracted by India by her immense wealth. और बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन इन्वेडर थे बाबर की तरह, उनको भी अट्रैक्ट किया इंडिया ने कि उसकी भारत की जो वेल्थ है, भारत की जो समृद्धि है, भारत का जो धन है, उसने। He started invading Indian kingdom since 1519 CE। और उन्होंने भारत के अंदर जो अपने भारतीय राज्यों के ऊपर अपना आक्रमण स्टार्ट किया, वो 1519 ईस्वी में स्टार्ट किया। इन 1524 व्हेन इब्राहिम लोदी वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दौलत खान लोदी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। और जब 1524 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के राजा थे, तो दौलत खान लोदी ने उनको इन्वाइट किया बाबर को भारत के ऊपर आक्रमण के लिए। दौलत खान वॉज इब्राहिम लोदीज गवर्नर इन पंजाब। और जो दौलत खान था वो इब्राहिम लोदी का गवर्नर था पंजाब में। दिस पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसने रास्ता बना दिया, मजबूती दी
मुगल एम्पायर को भारत में स्थापित होने में। सून बाबर कैप्चर्ड पंजाब एंड मार्च्ड इनटू दिल्ली डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट इन 1526 CE। और जल्दी बाबर ने पंजाब के ऊपर भी कैप्चर कर लिया और वो दिल्ली की तरफ बढ़ा और उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की फर्स्ट बैटल में हरा दिया जो 1526 में लड़ी गई थी। बाबर नीडेड टू डिफीट द राजपूत सो दैट ही कुड कंसोलिडेट हिज एम्पायर। बाबर को जरूरत थी राजपूत को हराना ताकि वो अपने राज्य का विस्तार कर सके। बाय दिस टाइम ए फॉर्मिडेबल राजपूत अलायंस हैड कम इनटू बीइंग अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़। और उनके इस टाइम में जो एक बहुत ही मजबूत राजपूत टुकड़ी थी या सेना थी जो राणा सांगा के अंडर में थी मेवाड़ में। दिस अलायंस वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527 CE एट द बैटल ऑफ खनवा। और इस जो टुकड़ी को या इस सेना को हराया गया बाबर के द्वारा 1527 सेंचुरी में ईस्वी में बैटल ऑफ खनवा की में। बेटा ये बैटल्स याद रखनी है आपको कि पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई 1526 में, फिर 1527 में बैटल ऑफ खनवा हुई। ही ऑल्सो डिफीटेड मैदानी राय ऑफ मालवा और उन्होंने मैदानी राय ऑफ मालवा को भी हरा दिया। मैनी अफगान सैफिशियंस वर ऑल्सो सबड्यूज्ड और बहुत सारे जो अफगान राजा थे या जो चीफ थे उन्होंने भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बिफोर हिज डेथ इन 1530 CE ही हैड सक्सीडेड इन कंसोलिडेटिंग हिज रूल इन इंडिया। और जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में तो वो उससे पहले ही उन्होंने सक्सेस प्राप्त कर ली थी भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाने में। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन बाबर वॉज ए ग्रेट वॉरियर एंड एबल जर्नल एंड ए गुड लीडर। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बाबर एक ग्रेट महान लड़ाका था और एक एबल जर्नल था और गुड अच्छा शासक था। He loved literature and he himself was a poet and a scholar. उनको साहित्य से प्रेम था और वो खुद भी एक कवि और एक स्कॉलर थे। He was fluent in Persian and Arabic and wrote his own biography in Turkish. और वो फ्लुएंट थे पर्शिया में, पर्शियन लैंग्वेज बोलने में वो फ्लुएंट थे और अरेबिक में। और उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी थी वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। His autobiography द बाबरनामा compiled डिटेल ऑफ his लाइफ इन इंडिया। और जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा वो उसके अंदर उन्होंने अपने जो इंडिया के अंदर जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में डिटेल से लिखा है। इन द बुक ही हैड डिस्क्राइब द फ्लोरा फोना ज्योग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया। और बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है फ्लोरा फोना मतलब कि वनस्पति वन्यजीव, भारत का भूगोल और इंडिया के लोगों के बारे में। अब है हुमायूं 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556 CE। हुमायूं बिकेम द बादशाह आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530 CE। हुमायूं राजा बना, बादशाह बना बाबर की डेथ जब 1530 में हो गई थी। The Mughal ruler used the term बादशाह to show their superiority to the sultans। और जो मुगल रूलर्स थे वो बादशाह शब्द क्यों यूज करते थे, टर्म क्यों यूज करते थे, ताकि जो सुल्तान थे उनसे सुपीरियर वो खुद को दर्शा सकें। As soon as he came to power, Babur had to fight बहादुर शाह of Gujarat। As soon as he came to power, ये बेटा यहाँ पे बाबर नहीं है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे हुमायूं आएगा कि हुमायूं ने पहले तो मतलब कि उस टाइम इनको पावर में आने के लिए इन्होंने बहादुर शाह से गुजरात में जो वेस्ट में थे और शेर खां जो ईस्ट में बिहार में थे उनसे लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी हुमायूं आएगा। हुमायूं फर्स्ट मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा। और जो हुमायूं ने सबसे पहले बहादुर शाह की तरफ कैप्चर मतलब कि बहादुर शाह की तरफ उन्होंने मार्च किया और उन्होंने गुजरात और मालवा पे जीत हासिल की। एट द सेम टाइम शेर खान इन्वेडेड आगरा एंड दस हुमायूं हैड टू मार्च ईस्टवर्ड एंड फेस हिम। और उसी टाइम पे शेर खान इन्वेडेड
आगरा एंड दस हुमायूं, और हुमायूं ने मार्च किया ईस्ट की तरफ और उसको फेस किया। बहादुर शाह दस रिकैप्चर्ड हिज टेरिटरी, और बहादुर शाह ने अपनी उस टाइम जब हुमायूं शेर खां से लड़ने गया था तो उस टाइम जो बहादुर शाह था उसने अपने जो प्रदेश है उसको वापस से हासिल कर लिया। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हुमायूं टॉम इन दिल्ली है और ये हुमायूं की पिक्चर है। उसके बाद शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड नियर कन्नौज इन 1540। शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया 1539 में और कन्नौज के पास 1540 में। आफ्टर हिज डिफीट एट चौसा हुमायूं फ्लैड टू काबुल एंड देन टू पर्सिया, और अपनी हार चौसा में हार के बाद हुमायूं काबुल चला गया और उसके बाद पर्सिया चला गया। दस फ्रॉम 1540 टू 1555 CE द अफगान रूल्ड दिल्ली, और इस प्रकार 1540 से 1555 तक अफगान ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया। आफ्टर सीकिंग हेल्प फॉर 4 years हुमायूं वॉज गिवन रिफ्यूजी एट द कोर्ट ऑफ पर्शियन किंग, और आफ्टर सीकिंग हेल्प फॉर 4 years, और 4 साल मदद के बाद हुमायूं ने जो पर्शिया के किंग में पहुंचा। विद हिज हेल्प हुमायूं कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार इन 1555 CE, और उनकी हेल्प से हुमायूं ने फिर से मतलब कि हुमायूं ने कैप्चर किया काबुल को और कंधार को 1555 में। I hope students you understand the chapter very well. We read remaining chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Welcome to our YouTube channel. This is for class 7th. Students, as you all know, we started with the active and passive voice, and we are continuing with the rules and regulations conversing between from active to passive voice. Now we are in previous video we completed with the interrogative sentences. On the basis of interrogative sentences we have a book exercise. On the basis of interrogative sentences we have a book exercise on page number 111, यानी कि 111 पेज नंबर पे हमारे पास बुक एक्सरसाइज है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बेस है। उसमें क्या करना है, चेंज दी सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, और वही मैं आपको समझा रही हूँ कैसे आप उसको सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज हैव यू आयरन्ड द क्लोथ्स। तो इसमें हैव यूज हुआ है तो हैव की प्लेस पे हमारे पास यूज हो जाएगा हैज द क्लोथ्स ironed by you। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। बस इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, वो WH फैमिली से ही स्टार्ट होंगे। सेकेंड सेंटेंस इज आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज ये आपके बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं करा रही हूँ आपको बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और कुछ आपको खुद करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू प्लग द एप्पल्स। तो इसमें डिड जो वर्ड यूज है उसकी प्लेस में हम लिखेंगे was the apples plugged by you। तो इसमें आपको ये देखना है रूल्स और रेगुलेशंस में कि आपको हैव की जगह पे हैज यूज करना है, डिड की प्लेस पे वॉज वर्ड यूज करना है। जब जैसे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उन हेल्पिंग वर्ब्स की प्लेस पे कौन सा वर्ब आएगा। तो नेक्स्ट इज डज शी मेक स्ट्रॉबेरी टार्ट्स। तो इसमें डज की प्लेस पे आ जाएगा आर स्ट्रॉबेरी टार्ट्स
मेड बाय हर। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आपको। अब इसमें एक फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए। फिफ्थ एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देती हूँ, बाकी सब सेम है। फिफ्थ एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है हु मेड दिस चारकोल ड्राइंग। तो इसमें हु वर्ड आया है, उसमें आप क्या किससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? बाय हुम। हु की जगह पे आप ये वर्ड यूज करेंगे। आपने मैंने आपको जब वो समझाए थे तब भी कराया था, जब मैंने आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाए थे तब कराया था कि हु की प्लेस पे हम वर्ड यूज करेंगे बाय हुम दिस चारकोल ड्राइंग वॉज मेड। बाय हुम दिस चारकोल ड्राइंग वॉज मेड। तो आपको इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु की प्लेस पे क्या जाएगा? बाय होम, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करके आप इसको कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई कंप्लीटेड विद दिस बुक एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग सेंटेंसेस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। सो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ फर्स्ट इज आई विल टेल यू सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारे पास अब मैं आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना बताऊंगी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। नाउ फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आपको रूल बताऊंगी और रूल के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। और इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा आपको पता ही है कि रूट ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी प्लस एस और ई एस यूज होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा जब आप, और पैसिव वॉइस में ये आपका रूल है एक्टिव वॉइस में, ध्यान रखिए। अब पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे, इस अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो इसमें क्या चेंज करेंगे हम? इज एम आर पुट करेंगे प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब्स के साथ ई एस और ई एस प्लेस करेंगे उनके साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे उनकी प्लेस पे। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे और इज एम आर का यूज़ करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एग्जाम्पल इज Mitali cleans the house once a week. This is active voice। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। इसमें अब हमने क्या चेंज करना है देखिए। द हाउस जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द हाउस इज का यूज करेंगे। इज सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे। द हाउस इज क्लीन्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं हम। क्लीन्ड बाय मिताली वंस अ वीक। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म करना है कि हम इस का भी यूज़ करें और सेकेंड फॉर्म ऑफ का भी यूज़ करेंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसे करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस tense we have a book exercise. Now I will tell you the book exercise how you are going to do it. Now students, as you see in your book also, सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्टिव और पैसिव के दो रूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास अब इसके रिलेटेड बुक एक्सरसाइज है। नाउ आई विल टेल यू द बुक एक्सरसाइज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। फर्स्ट सेंटेंस का क्वेश्चन इज, फर्स्ट सी, complete these sentences with the passive form of the verbs given in the brackets। अब आपको इसमें क्या करना है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना,
बस आपको यूज़ करना है इज, एम, आर और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स एंड सेंटेंसेज यू आर गोइंग टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स, एंड हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस इज द मेडिसिन्स डैश बाय द पेशेंट रेगुलरली. तो इसका क्या जाएगा, इज टुक. मेडिसिन्स प्लूरल है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आर. द मेडिसिन्स आर. सेकेंड फॉर्म टेक का सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, टुक. टेकन, आर. The medicines are taken by the patient regularly. Second sentence is the stray dogs dash bred by him. The stray dogs are given bred by him. नाउ स्टूडेंट्स ऐसे आपको यूज़ करने हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और ऐसे ही वर्ब्स को आप चेंज करेंगे सेकेंड फॉर्म में. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन. आई कंप्लीटेड विद द book exercise and this topic simple present tense. I hope you understand it. Thank you students. Hello student, in today's GK class of class 7th I discuss with you chapter number 1, that is the revision for your SA1 exam. So let's start. Our chapter number first name is identify them. Here some animals name are given. You have to identify the name of those animals and birds. Okay. Our first question is, it has deer like appearance and zebra like strip on its leg. ये किसकी तरह दिखता है? डियर. डियर का मतलब होता है हिरन. हिरन की तरह ये दिखता है और इसके जो पैर है उस पर जेब्रा की तरह स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ बनी हुई है. इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका. और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है. तो इसका नेम है ओकापाई. ओके. नेक्स्ट वन इज, इट इज़ फैंटास्टिक फिश हंटर. मीन्स जो ये प्राणी है ये फिश का शिकार करता है. इट लिव्स मेनली ऑन फिशेस. और ये फिशेस के बीच में ही रहता है. इट इज़ एन एम्फेबियन. एम्फेबियन होता है उभयचर मीन्स जो पानी में भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं और जो स्थल में भी मीन्स धरती पर भी रहते हैं. ओके. इनको हिंदी में उभयचर बोलते हैं. इसका नेम है ओटर. नेक्स्ट वन इज, इट इज़ रिलेटिव ऑफ आयलामा एंड इट इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पेरू. नेशनल एनिमल ऑफ पेरू क्या है? आंसर इज विक्यूना. विक्यूना इसका नेम है और ये नेशनल एनिमल है पेरू का. और इट्स वूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो इसकी ऊन होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगी होती है. तो स्टूडेंट ये एनिमल्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज, it is a sea bird. It can be easily recognized by its large beak. It loves to eat fish. मीन्स ये सी बर्ड है, समुद्र में रहने वाला जो पक्षी है. और ये इजीली रिकॉग्नाइज मीन्स कैसे पहचाना जाता है? इसकी लंबी चोंच के कारण मीन्स बड़ी चोंच के कारण. इट लव्स टू ईट फिश. और इसको भी मछली खाना पसंद है. तो आंसर इज पफिन. नेक्स्ट वन इज, इट इज़ ए टाइप ऑफ विल्ड गोट. इट हैज़ ए लार्ज कर्ड हॉर्न. इसके घुमावदार जो हॉर्न्स का मतलब होता है सींग होते हैं. एंड इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एशिया अराउंड द हिमालयाज. और ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है. तो इसका नेम है आइबेक्स. IBEX. ओके. नेक्स्ट वन इज, इट इज़ वेरी लार्ज सी बर्ड. ये बहुत ही बड़ा समुद्र में रहने वाला प्राणी है. इट इज़ लार्ज विंग स्पैन अमंग ऑल बर्ड्स. और सभी बर्ड्स में इसके जो विंग स्पैन मीन्स जो ये पंख होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं. आंसर इज एल्बाट्रोस. ओके. नाउ चैप्टर नंबर 2 इज एनिमल सुपरलेटिव. मीन्स एनिमल में सुपरलेटिव का मतलब है सबसे मीन्स हर चीज़ में फास्ट, स्लो,
सबसे बेस्ट होते हैं ना, उस फील्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव। थर्ड डिग्री होती है ये। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, मीन्स फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला जो लैंड एनिमल है वो कौन सा है? चीता। नेक्स्ट वन इज, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट नेक, किस एनिमल की सबसे लंबी नेक होती है? यू ऑल नो वेरी वेल, जिराफ। विच इज स्लोवेस्ट लैंड एनिमल, सबसे धीरे चलने वाला था और एक सबसे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें सबसे फास्टेस्ट था, तो जो स्लोवेस्ट है उसमें क्या आएगा? स्लोथ, और फास्टेस्ट में चीता। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट मैमल मीन्स सबसे छोटा मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, फीड कराते हैं, वो प्राणी होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज बम्बले बैट। ये जो बैट्स की कैटेगरी होती है उसमें आता है बम्बले बैट। नेक्स्ट वन इज, विच एनिमल हैज़ लार्जेस्ट हार्ट, किस एनिमल का सबसे बड़ा हार्ट होता है, मीन्स दिल होता है? तो आंसर इज ब्लू व्हेल। ये एक फिश की कैटेगरी होती है, व्हेल जो सबसे लार्जेस्ट होती है वजन में भी और वैसे भी और साइज में भी। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा बर्ड, कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। ये एक स्पैरो की तरह दिखता है, इसका नाम है हमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट वन इज, विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ईयर्स, सबसे बड़े जो ईयर्स का मतलब होता है कान, किस प्राणी के होते हैं? एलिफेंट। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द फास्टेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट स्नेक कौन सा है? ब्लैक माम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट टंग देन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से भी बड़ी उसकी टंग मीन्स जीभ होती है, तो आंसर इज चैमेलियन। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स, धरती पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? टोर्टवाइज। टोर्टवाइज होता है कछुआ। ये चलता बहुत धीरे है बट ये इसका लिविंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, ओके, सबसे ज़्यादा। नाउ I tell you some current affairs. First, in previous video, I tell you 20 questions. Okay, now question number 21 is, which state government has provided industrial status to sports? तो answer is Mizoram. Next one is, Kala Pani Lip Lake territorial dispute was in between India and fill in the blanks country, तो किस देश के साथ है? नेपाल और इंडिया के बीच में है ये जो डिस्प्यूट है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020, तो इंडिया की रैंक उसमें कितनी थी? 74th रैंक। विच इज़ द वर्स्ट affected state in India regarding coronavirus cases? Student, you know very well today's time one disease that is widely spread in our India and other country of the world, that is coronavirus. और हमारे इंडिया में जो हमारा स्टेट महाराष्ट्र है वो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, मीन्स सबसे ज़्यादा केसेस उसमें आ रहे हैं कोरोना के। बट with the help of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, we want to cover up, means हम जो कोरोना है उसको हराने की कोशिश में लगे हुए हैं और इससे 83% जो कोरोना वायरस है वो कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू अडोप्ट न्यू करेंसी टोमन, फ़िलहाल में किस कंट्री ने नई करेंसी को अडोप्ट किया है? ईरान ने। उस करेंसी का नेम है टोमन। सो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दैट करंट अफेयर्स, ओके।
Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarah from MLP International School, Rajpura. So, student, for class 7th, we have already done up to chapter 7 complete with full exercise, and now we have already started the chapter 8. So, almost the affection of the snake. This chapter we have reading this chapter, and in this chapter you came to know that how the grandfather just brought a python and how the things been disturbed because of him, because he was just left from the bathroom under the tub. So continue this. So let us start. I lowered the trap door gently. मैंने जो है बिल्कुल सावधानी से जो है दरवाजा बंद कर दिया. But the python took no notice of me. लेकिन उस पाइथन ने मेरी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. Grandfather and the grandmother put the case in a tanga. अब जो है grandfather grandfather and the gardener put the case in a tanga. grandfather और gardener ने दोनों ने मिलकर के जो है वो केस जो है वो तांगा में रखा and took it across the river bed. और उसे जो है रिवर बेड की तरफ, ये नदी के किनारे की तरफ अक्रॉस उसको लेके गए. ओपन द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल. उसने जो है वो ट्रैप को जो है डोर को खोल दिया और खोलने के बाद वो जो है उस जंगल में ही उस केज को रख करके वापस हो लिए. व्हेन दे वेंट अवे, जब उन्होंने दूर चले गए, द पाइथन हैड मेड नो अटेंशन टू गेट आउट. और जो है अटेम्प्ट, तो उनके दूर जाने के बाद भी जो है पाइथन ने अपने आप को वहां से शीशे के आगे से नहीं हटाया. आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम. और मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं था कि मैं उस मिरर को उससे अलग करता. सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा. इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉलिंग इन लव. और मैंने पहली बार देखा कि कोई स्नेक जो है अपने आप से उसे प्यार हो गया था. सो स्टूडेंट, ये स्टोरी आपने पढ़ी है, मैंने आपको समझाया है, और इसे जो है रीडिंग कीजिएगा ट्वाइस थ्राइस और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई हार्ड नहीं है. अब देखिए वर्ड ट्रेजर, यानी कि ये आपके वर्ड्स हैं. रिसाइट, अनयूजुअल, स्नेक चैम्बर. तो ये आपके मीनिंग्स इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं. इन केस द थिंग इज नॉट क्लियर टू यू, सो टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. अब तो इन वर्ड्स को जो है आप डिक्शनरी की हेल्प से देख करके अंडरस्टैंड कीजिएगा. सो स्टूडेंट, लेट अस सी द एक्सरसाइज नंबर A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड सेंटेंस. आपको ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं नीचे, इनका जो आंसर वन वर्ड में देना है या सेंटेंस में देना है. हु इज द नरेटर इन द स्टोरी. अब क्या है, नरेटर कौन है इस स्टोरी में. नरेटर जो है रस्किन बॉन्ड है, और यहाँ पे स्टोरी में वो ग्रैंडसन का रोल प्ले कर रहा है. तो इन दिस स्टोरी रस्किन बॉन्ड इज द ग्रैंडसन. ठीक है. नंबर 2 देखिए. हाउ डिड T2 द मंकी रिएक्ट ऑन सीइंग द पाइथन. जब पाइथन को उस T2 ने देखा, ही इज द नेम ऑफ अ मंकी, जो कि ग्रैंडफादर का एक पेट एनिमल है. तो इसका क्या, इसने क्या रिएक्ट किया. ही फेल्ट इनटू द हाउस, ही फ्लेड इनटू द हाउस स्क्वेलिंग विद फ्राइट. अब जो है वो एकदम से कूद गया घर के अंदर और घबराकर भागने लगा. नंबर 3 देखिए. व्हाई डिड आंट मैरी सी द पाइथन. आंट मैरी ने पाइथन को कहाँ देखा. ऑन द गुआवा ट्री. उसने गुआवा की ट्री पर उसको देखा. नाउ सी द MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस. तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको ये करना है. फर्स्ट देखिए. ग्रैंडफादर इम्प्रेस द गैदरिंग बाय dash the python over his shoulder and walking home with it. Keeping, sailing and hanging. तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्लैंगिंग.
तो यानी कि ग्रैंडफादर जो है इम्प्रेस्ड हुए वहां से और उन्होंने क्या किया, पाइथन को लेकर अपने शोल्डर पे डालकर घर की तरफ चल पड़े। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 2 देखिए, द नॉइज ब्रॉट ग्रैंडमदर ऑन द वरांडा। कोर्टयार्ड, बालकनी एंड वरांडा। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इसमें क्या है, वरांडा। तो आवाज सुनकर के दादी माँ जो है वरांडे में आ गई। नंबर 3 देखिए, शी विल लीव द मिनट शी नो देयर्स स्नेक इन द हाउस। स्नेक, घोस्ट और डेंजर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है स्नेक। वो उसी वक्त उल्टा मतलब वो वापस जाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी अगर उसको ये पता चल गया कि इस घर में सांप है। Number 4, and so in my restrict presence, grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. Bathroom, courtyard and garden. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बाथरूम। बाथरूम में जाकर टब के नीचे उन्होंने जो है पाइथन को रखा था। नंबर 5, Aunt Mary come on a visit for 3 weeks, 2 weeks, 1 weeks. The correct answer is 3 weeks. So 3 weeks के लिए आई थी विजिट पर। Number 6, towards evening we went startled by a scream from the garden. एक शाम को जब वो बैठे थे तो उन्होंने scream from the garden देखा। noise, सराहटी की आवाज। हाँ, जॉज। तो ये जो इसका जो है स्क्रीम, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, ग्रैंडफादर सेट अबाउट preparing a large case with a mirror at one end. Each one either. तो 1 is the correct option. So student, आज का ये वीडियो यहीं तक, और आगे आपको करना क्या है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो एज इट इज आपको जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताती आई हूँ, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।